हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भौतिक विज्ञान में गति वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। गति की पिछली क्लासों में हमने जाना कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, तात्क्षणिक चाल क्या होती है, एक समान और असमान चाल क्या होती है, एक समान और असमान गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, गतिक अवस्था क्या होती है। इन चीजों पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, आज की क्लास में हमें गति के बारे में चर्चा करनी है, जिसका अगला पार्ट, और आज की क्लास गति के लिए आखिरी क्लास होगी। आज हमें बात करनी है त्वरण की, क्योंकि हम लोग दूरी पर चर्चा कर चुके हैं, हम विस्थापन पर चर्चा कर चुके हैं, हम चाल पर चर्चा कर चुके हैं, हम त्वरण, आज हम वेग पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम त्वरण के ऊपर चर्चा करेंगे। त्वरण, एक्सेलरेशन, क्या होता है त्वरण? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। देखना, जैसे त्वरण को ए से दर्शाते, ए सदिश राशि होती है तो ऊपर चिन्ह लगा देंगे। त्वरण क्या होता है? त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा कुल समय, ये चीज क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो ये त्वरण का सूत्र हो गया क्या? वेग में परिवर्तन बटा हुआ परिवर्तन में लगा हुआ समय। ओके, इसकी अगर मात्रक की बात की जाए तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण देखो किस पर निर्भर है? त्वरण वेग पर निर्भर है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। तो ये वेग पर निर्भर है, तो इसका मात्रक कहीं न कहीं वेग से निकल के आएगा। देखो, हम यहीं से इसका मात्रक निकाल लेते हैं। वेग में परिवर्तन, यानी यहां पर तो बात हो गई वेग की। अब बोलो, वेग का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। कल की क्लास में जाना था, वेग का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। तो ये वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड, बटा हुआ नीचे क्या आ रहा है? समय। तो बटे में यहां पर भी और क्या ले लेंगे? समय, यानी सेकंड। चलो यहां पर करते हैं इसको थोड़ा, जैसे ये है वेग का मात्रक निकाल रहे हैं, तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड इनटू यहां पर क्या आ रहा है? बटे में समय, तो ये रहा सेकंड। तो सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहीं से सूत्र से इसका मान निकल के आ जाता है, मात्रक निकल के आ जाता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वेग को, त्वरण को समझना क्या चीज होती है त्वरण। वैसे तो सीधा सा बोल दिया, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब इसको समझते हैं। वेग में परिवर्तन, अगर परिवर्तन ना हो तो वस्तु नियत वेग से चलेगी, यानी एक ही स्पीड से चलेगी, एक ही वेलोसिटी से चलेगी, वेग नियत रहेगा। अब क्या होता है कि वेग अगर बढ़ जाए या वेग घट जाए तो हम बोलेंगे उस वस्तु में त्वरण या मंदन है। एग्जाम्पल के लिए, आप गाड़ी चला रहे हो, तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी मान लो किसी भी एक नियत स्पीड से चल रही है, नियत वेग से चल रही है। माना कि गाड़ी नियत वेग से एक ही दिशा में चल रही है, गाड़ी नियत वेग से चल रही है। अचानक आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी क्या करती है? स्पीड पकड़ लेती है और ज्यादा तेज हो जाती है, यानी इसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन। तो हम क्या कहेंगे? इस गाड़ी में अचानक त्वरण आ गया। क्या आ गया? त्वरण। इसी तरह से मान लो कोई गाड़ी स्पीड से नीचे उतर रही है किसी ढलान से। अब गाड़ी जब नीचे आ रही है तो इसका वेग मान लो नियत है, नियत वेग से नीचे आ रही है। अचानक आप क्या करते हो? ब्रेक दबाते हो। तो जैसे ही ब्रेक दबाते हो, गाड़ी नियत वेग से आ रही थी, अचानक क्या हो जाती? धीरे हो जाती है, यानी इसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन। तो इस समय भी हम कहेंगे कि यहाँ पर त्वरण काम कर रहा है। अब चूंकि गाड़ी के वेग में कमी कर दी, यानी कि गति की विपरीत दिशा में लगा है त्वरण, इसको अपन मंदन कहते हैं। तो त्वरण मंदन होती है एक ही चीज, अगर वेग की विपरीत दिशा में त्वरण काम करे तो उसको मंदन कहते हैं। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया तो दिमाग में आ रहा होगा कि त्वरण क्या चीज होती है, कि वेग में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? परिवर्तन की जो दर होती है वही दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। आइए आगे बात करते हैं। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है वेग सदिश राशि है और त्वरण वेग पर निर्भर कर रहा है, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। इसके बाद बात करते हैं, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु, m किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लिया m है, उसका द्रव्यमान m है और वो a त्वरण से गतिशील है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? ma। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, F बराबर ma, जहां पर F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। तो यहां पर बात करें F बराबर ma, तो त्वरण की जो दिशा होगी वही बल की दिशा होगी, यानी त्वरण और बल एक ही दिशा में होंगे। सुनना, जैसे आप किसी वस्तु को जोर से धक्का मारते हो, तो आप उस दिशा में बल लगा रहे हो और वस्तु उसी दिशा में गति कर रही है, यानी त्वरण भी किस दिशा में? उस दिशा में। तो जिधर बल की दिशा होगी त्वरण की दिशा भी उधर ही होगी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वेग व त्वरण समान दिशा में हो। देखना, अगर वेग और त्वरण समान दिशा में हो, मान लो ये कोई कण है और ये v वेग से इधर गति कर रहा है। किस वेग से? v वेग से इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यहां पर इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर त्वरण कार्य करता है और त्वरण भी इसी दिशा में काम कर रहा है।
यानी वस्तु मान लो v वेग से इस दिशा में गति कर रही है और इसके अंदर इसी दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण लगाया जाता है, त्वरण आरोपित किया जाता है, बल आरोपित करने से त्वरण आ जाता है। तो वेग और त्वरण अगर एक ही दिशा में, आप इमेज करना, आप इधर नियत स्पीड से चल रहे हो मान लो और पीछे से कोई आपको धक्का मार दे तो क्या होगा, आप उसी दिशा में तेजी से चलने लगोगे। तो अगर किसी दिशा में नियत वेग से कोई वस्तु गति कर रही है और उसी दिशा में त्वरण काम करे तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा? वस्तु का वेग और त्वरण अगर एक ही दिशा में आ जाए तो वेग का जो मान होगा ये बढ़ेगा। ये तीर ऊपर बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वेग का मान बढ़ेगा। लिख नहीं रहा हूं, तीर से समझा रहा हूं, वेग बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जब त्वरण और वेग समान दिशा में हो तब वेग का परिमाण क्या होता है, बढ़ता है। एक और बात करते हैं, जैसे अगर वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो, किस दिशा में दोस्तों, विपरीत दिशा में। अब मान लो वस्तु तो इधर की तरफ नियत वेग से गति कर रही है, अचानक से इस पर त्वरण इस दिशा में लगे, जैसे एग्जांपल के लिए कोई नियत वेग से इधर गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक के कारण इस पर क्या त्वरण इस दिशा में लगता है, कह सकते हैं मंदन लगता है। तो क्या होगा त्वरण में, उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, आप सोच सकते हो। जैसे मान लो आप नियत स्पीड से इधर चल रहे हो, सामने से कोई इधर से आके आपको धक्का मार दे तो त्वरण इस दिशा में लगा और आपकी गति इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में आ गए। तो बोलो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो इस समय हम कहेंगे वेग क्या होगा, घटेगा। त्वरण और वेग, यानी कि कोई वस्तु अगर v वेग से मान लो इस डायरेक्शन में गति कर रही है और त्वरण इस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में त्वरण आरोपित किया जाता है तो वस्तु का वेग क्या होता है, घटता है। वेग क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो ध्यान रखने लायक बात, वेग और त्वरण समान दिशा में क्वेश्चन आ जाए, बोले कि वेग और त्वरण समान दिशा में है तो बताओ वेग का परिमाण बढ़ेगा कि घटेगा? तो परिमाण बढ़ेगा। वेग और त्वरण विपरीत दिशा में आ जाए तो बोलो वेग का जो परिमाण होता है बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर घटेगा। एक और कंडीशन हो जाती है, क्या कंडीशन, जब वेग और त्वरण जो होते हैं ये न तो सेम डायरेक्शन में, न अपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर है। देखना कैसे, मान लो कोई वस्तु v वेग से इधर गति कर रही है तो वस्तु का वेग तो इस डायरेक्शन में और त्वरण इसके 90 डिग्री पर काम कर रहा है। कितने पर, 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। तो वस्तु का त्वरण 90 डिग्री पर काम कर रहा है वेग की दिशा के। तो बताओ इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा या इस समय क्या होगा? तो आप इसको समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कभी न कभी ऐसा किया होगा, एक पत्थर लेना, उस पत्थर को रस्सी से बांध देना, पत्थर को रस्सी से बांध के फिर आप इस तरह से उस रस्सी का कुछ हिस्सा छोड़ के इस तरह से घुमाना, तो पत्थर किस तरह की गति करेगा? आप बोलोगे पत्थर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी कि पत्थर जो होगा ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ये रहा पत्थर, इसको हमने डोरी से बांध रखा, बीच में से हमने यहाँ से पकड़ रखा। तो आप जब पत्थर को घुमाते हो तो आप महसूस करते हो कि कोई बल आप उस पत्थर को बाहर की तरफ खींच रहा है। यहाँ पर क्या होता है, एक बल बाहर की तरफ खींचता है ना। तो यहाँ पर देखना, ये जो है यहाँ पर पत्थर किसी क्षण स्पर्श रेखा की दिशा में, पत्थर का जो वेग होता है ये वृत्ताकार पथ पर किस दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में। और इसका जो त्वरण होता है ये त्वरण किस दिशा में होता है, इसका त्वरण जो होता है इसका अंदर की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर वेग और त्वरण की बात की जाए तो कितने कोण पर है, ये 90 डिग्री के कोण पर है। तो वेग और त्वरण जब 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो दोस्तों कौन सी गति होती है? तो आपको बताना है इस समय वृत्ताकार गति होती है। कैसी गति होती है? वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति। ओके, वृत्ताकार पथ पर गति होगी। इस समय पूछा जाए क्या वृत्ताकार पथ पर गति होते समय वेग का मान बढ़ेगा या घटेगा? वेग का परिमाण, तो वेग का परिमाण न तो बढ़ेगा न घटेगा, केवल और केवल इसकी दिशा चेंज होगी। हर मोमेंट पर, हर बिंदु पर इसकी दिशा चेंज होगी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए। तो आपको बस इतना याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेग और त्वरण समान दिशा में हो तो क्या होता है, वेग और त्वरण समान दिशा में हो तो क्या होता है दोस्तों, वेग का परिमाण बढ़ता है। वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है, वेग और त्वरण विपरीत दिशा में तो वेग का परिमाण जो होता है वो घटता है। और वेग और त्वरण 90 डिग्री पर हो तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर गति होती है। ये जो वृत्ताकार पथ पर गति होती है इसमें वेग का परिमाण बढ़ता है कि घटता है? न तो बढ़ता है न घटता है, केवल और केवल इसकी दिशा चेंज होती है। ओके, ये हो गई इनकी बातें। अब एक और कंडीशन बनती है जो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो आपने सेम डायरेक्शन की बात कर ली, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर ली, 90 डिग्री पर बात कर ली। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे वेग इधर है और इसके किसी कोण पर मान लो त्वरण है, वेग और त्वरण किसी कोण पर हो, या फिर मान लो वेग इधर है और इसके किसी कोण पर इधर त्वरण है। तो इस समय क्या होगा, तो देखना इस समय क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री के इस साइड है यानी कि 90 डिग्री से कम न्यून कोण पर अगर त्वरण है तो यहाँ पर वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वेग का मान बढ़ेगा और क्या होगा, साथ के साथ दिशा भी चेंज होगी। मान लो ये वस्तु इधर चल रही है और मैं इसको इधर से खींचूं तो ये ऐसे चलने लग जाएगी, यानी इसका जो है वेग का परिमाण भी बढ़ रहा है, उसकी दिशा भी बदल रही है। किस दिशा में जाना चाहेगी ये वस्तु, इधर त्वरण की दिशा में चलने लग जाएगी। ओके, और इधर ऐसा होगा यानी अधिक कोण हो, 90 डिग्री से अधिक अगर कोण हो
उस समय क्या होगा, यहाँ पर वेग का परिमाण तो घटेगा, साथ के साथ दिशा भी चेंज हो जाएगी। मान लो कोई वस्तु इधर गति कर रही है और इसको इधर से खींचे तो धीरे धीरे इसकी गति चेंज होगी इधर मुड़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, आपको ध्यान रखना वेग त्वरण समान दिशा में हो तो वेग का परिमाण बढ़ता है, वेग त्वरण विपरीत दिशा में हो तो वेग का परिमाण घटता है, और दोनों 90 डिग्री पर हो तो वृत्ताकार पथ पर गति होती है। ओके, हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या चीज होती है? किसी क्षण विशेष पर त्वरण का जो मान होता है वो तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। हमने कल तात्क्षणिक वेग भी पढ़ा था। तात्क्षणिक वेग क्या था? किसी क्षण विशेष पर वेग का मान क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। इसी तरह से हमने तात्क्षणिक चाल भी पढ़ी थी। क्या थी तात्क्षणिक चाल? किसी क्षण विशेष पर जो चाल होती है वो क्या कहलाती है? तात्क्षणिक चाल। यानी त्वरण जो होता है, त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? तात्क्षणिक dv अपॉन में dt, यानी कि अवकलन होता है वेग का। लेकिन अपने यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, बस परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए कि क्या होता है। तो ये क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर त्वरण का जो मान होता है ये तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अगली बात करते हैं औसत त्वरण। वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत त्वरण। यानी कि v एवरेज की अगर बात करें, v एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो वस्तु के वेग परिवर्तन में कुल परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा कुल समय। वेग में कुल परिवर्तन बटा हुआ परिवर्तन में लगा कुल समय, परिवर्तन में लगा कुल समय, ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी औसत जो है त्वरण कहलाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज बराबर वेग में कुल परिवर्तन यानी कि डेल्टा v सदिश अपॉन में कुल समय डेल्टा t। ओके, तो इस तरह से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। सिर्फ परिभाषाएं ध्यान में रखनी, यहाँ से आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आने थे वो मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी पहले ही औसत चाल के ऊपर। ओके, आधे समय और आधी दूरी वाले। यहाँ पर देखना औसत त्वरण क्या है? कुल परिवर्तन वेग में बटा हुआ कुल समय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक समान और असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? संपूर्ण गति के दौरान अगर त्वरण अपरिवर्तित रहे यानी एक जैसा रहे तो उसको एक समान त्वरण कहेंगे, और संपूर्ण गति के दौरान यदि त्वरण बदल जाए तो इसको असमान त्वरण कहेंगे। यानी त्वरण बदले तो असमान त्वरण और नहीं बदले तो एक समान त्वरण। इसी तरह से कल वेग भी पढ़ा था। एक समान वेग क्या था? संपूर्ण गति के दौरान अगर वेग नहीं बदलता है तो वेग अगर नहीं बदल रहा है संपूर्ण गति के दौरान तो उसको क्या बोलेंगे? एक समान वेग। और अगर संपूर्ण गति के दौरान वेग बदलता है तो ये असमान वेग। इससे पहले चाल भी पढ़ी थी। अगर संपूर्ण गति के दौरान चाल बदलती है तो असमान चाल, और नहीं बदलती है तो एक समान चाल। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? एक समान गति और असमान गति। तो उसी से अब इसको कोरिलेट करना है। कैसे? यहाँ पर समझने लायक बात है। संपूर्ण गति के दौरान अगर त्वरण बदलता है तो एक समान, नहीं बदलता है तो त्वरण नहीं बदलता है तो असमान, बदलता है तो एक समान। अब आगे अपन एक कंसेप्ट समझते, देखना। आपने जो है क्या पढ़ी? गति पढ़ी। गति दो तरह से हो सकती थी, एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी पढ़ी आपने असमान गति। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है? जिस गति में चाल नहीं बदले वो एक समान गति। अपन चाल की बात ना करके अपन वेग के ऊपर ले लेते हैं सारी बातें। एक समान गति में वेग कैसा रहता है? एक जैसा के बदलता है। तो आप बोलोगे एक समान गति में वेग एक समान, यानी वेग में परिवर्तन कितना होता है? तो परिवर्तन बोलेंगे जीरो। वेग में परिवर्तन जीरो। और एक समान का मतलब क्या है? कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा। चेंजिंग नहीं हो रहा तो परिवर्तन कितना है? जीरो। जैसे मान लो ये कल जो था पेन, ये मान लो 10 रुपये में मिल रहा था, आज भी 10 रुपये में मिल रहा है, तो 10 और 10 परिवर्तन कितना है? जीरो। कल को बोल दो कल 12 रुपये मिल रहा था और आज 10 रुपये मिल रहा है तो परिवर्तन कितना है? 2 का। इस तरह से है ना। तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तभी तो बोलेंगे एक समान गति। तो वेग में परिवर्तन कितना? जीरो। तो कौन सी गति हो गई? एक समान। और अगर वेग में परिवर्तन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसको कैसे बोलेंगे? असमान गति। यानी वेग में परिवर्तन नॉन जीरो, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन असमान गति। तो गति दो तरह से, इस चीज को अच्छे से समझना आप लोग, इस चीज को अच्छे से समझना कि वेग में परिवर्तन जो है अगर जीरो है तो ये गति कैसी है? एक समान गति। और वेग में परिवर्तन नॉन जीरो है तो कैसी गति? असमान गति। अब एक और बात समझते हैं अपन, त्वरण की परिभाषा। त्वरण अभी जस्ट पढ़ा था। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन अगर जीरो हो तो त्वरण कितना होगा? त्वरण भी जीरो होगा। तो वेग में परिवर्तन अगर जीरो है तो यहाँ पर त्वरण बोलेंगे, त्वरण कितना है? यहाँ पर त्वरण शून्य है। त्वरण कितना है? शून्य है। ओके। और यहाँ पर वेग में परिवर्तन जो है नॉन जीरो है, यानी ये त्वरण कैसा है? त्वरण अशून्य है। ये त्वरण कैसा है? अशून्य है। ओके।
अब त्वरण अशून्य है, इसका मतलब यहाँ पर तो a बोले a बराबर कितना है, त्वरण का मान 0, और यहाँ पर त्वरण यानी a का मान नॉन जीरो है, यानी 0 से कुछ ना कुछ बढ़ गया, अलग है। तो ये अब इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ त्वरण है और यहाँ पर कोई त्वरण नहीं है। तो जहाँ पर त्वरण है यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है, या तो ये एक समान हो, एक समान त्वरण, और या फिर ये कैसा हो, असमान त्वरण, असमान त्वरण। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, एक समान त्वरण या असमान त्वरण। तो अब देखना क्वेश्चन में जो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एक समान गति में त्वरण एक समान होता है, सही के गलत। तो आप समझो इस चीज को, एक समान गति में क्या एक समान त्वरण है, नहीं है, त्वरण कितना है, 0, यानी एक समान गति में त्वरण कितना होता है, 0। असमान गति में एक समान त्वरण होता है, सही के गलत, सही हो सकता है। असमान गति में असमान त्वरण हो सकता है, सही के गलत, हो सकता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि असमान गति में जो है त्वरण असमान होगा और एक समान गति में त्वरण एक समान होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ये डायग्राम को आप स्टेप बाय स्टेप समझो, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। गति दो तरह की, एक समान गति, असमान गति। एक समान कब होगी, जब वेग में परिवर्तन कितना हो, 0, और असमान कब होगी, जब वेग में परिवर्तन कितना हो, नॉन जीरो। अगर वेग में परिवर्तन 0 है तो त्वरण कितना होगा, 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान गति कब करती है, शून्य त्वरण पर वस्तु एक समान गति करती है। यानी राज की बात क्या हो गई, शून्य त्वरण हो, शून्य त्वरण हो तो वस्तु की गति कैसी होती है, एक समान गति। ये डायरेक्ट रटने के लिए नहीं बता रहा, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक समान कैसे, तो इसके लिए पूरा डायग्राम बना दिया मैंने, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, शून्य त्वरण, शून्य त्वरण है तो वस्तु की गति कैसी है, एक समान गति। और वस्तु की गति असमान, असमान कब होगी, जब त्वरण में परिवर्तन नॉन जीरो होगा, अशून्य होगा, त्वरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर त्वरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ तो त्वरण अशून्य है, अशून्य है तब कुछ ना कुछ तो है, तो या तो ये एक समान हो सकता है या असमान हो सकता है। यानी कि अशून्य त्वरण में एक समान गति हो, असमान गति होती है। अब ये त्वरण अशून्य, ये त्वरण जो है एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। आपको बस ये बात याद रखनी है, शून्य त्वरण में एक समान गति होती है और अशून्य त्वरण में, अशून्य त्वरण में कैसी होती है, अशून्य त्वरण में असमान गति होती है। कैसी गति, असमान गति। ये दो बातें आप सीधी सीधी याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैंने भी देखे, हो सकता है आप भी देखो। ओके, ये हो गई इसकी बातें, आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या गति के दौरान किसी भी क्षण वस्तु का वेग शून्य तथा त्वरण अशून्य हो सकता है? क्या क्वेश्चन है, वस्तु गति कर रही है, उस समय वेग तो कितना हो, 0, और त्वरण कितना हो, नॉन जीरो, यानी त्वरण का कुछ ना कुछ मान हो। क्या ऐसा संभव है? सोचना, समझना। संपूर्ण गति के दौरान क्या कभी भी ऐसा पॉइंट आता है कि वस्तु का वेग तो 0 है और त्वरण कैसा है, नॉन जीरो? वेग 0 का मतलब वस्तु रुकी हुई है और उसके अंदर त्वरण है। क्या ऐसा संभव है? क्या सीधी सीधी बात है, आपको क्या ऐसा संभव नहीं है भाई, वेग 0 और त्वरण 0, नॉन जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझना बात को। एक पत्थर लेना, पत्थर को आप हवा में उछालना, तो पत्थर को जब आप ऊपर फेंकते हो ना तो वापस घूम करके नीचे आ जाता है, आता है नीचे पत्थर। तो आपने कभी सोचा वस्तुएं नीचे की तरफ क्यों आती है? आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, यहाँ पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जी, जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड बताते हैं, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्य करता रहता है। तो देखना, जैसे पत्थर है, इस पत्थर को आप ऊपर फेंकते हो मान लो v वेग से, तो इस समय पत्थर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पत्थर के यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी काम कर रहा है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण ही है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। अब देखना, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। जब आप पत्थर को फेंकते हो तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है। सोचना, ये गुरुत्वीय त्वरण कब काम करता है? क्या संडे के दिन गुरुत्वीय त्वरण काम करना बंद कर देता है? नहीं, संडे मंडे तो हफ्तों के 7 दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण हर समय काम करता है और हर समय वस्तुओं को नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण, इस पत्थर को जब ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की तरफ जी कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये पत्थर यहाँ पर पहुंचा है ना, इधर पहुंचा और इस तरह से गति करता है और लास्ट में पत्थर ऐसे नीचे आ जाएगा। सही बात है, पत्थर नीचे आएगा वापस इस तरह से। तो जब ये इसके पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, ऊंचाई की तरफ, तो आपने कभी नोटिस किया होगा, पत्थर को आप जोर से फेंकते हो ना तो पहले तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, बाद में इसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी पहले इसका वेग ज्यादा होता है, बाद में इसका वेग कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जाते जाते एक क्षण ऐसा आएगा जब इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। जब यहाँ पर पीक पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। अब वापिस से ये नीचे 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 वापिस आएगा किसी न किसी वेग से, और यहाँ पर वापिस अगर ये v वेग से फेंका गया तो यहाँ पर वापिस v वेग से जमीन पर गिरेगा। इस समय भी गुरुत्वीय त्वरण की बात करो आप, तो इस पत्थर पर गुरुत्वीय त्वरण किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ।
यहाँ पर बात करो तो गुरुत्वीय त्वरण किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। यहाँ पर बात करो तो गुरुत्वीय त्वरण किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। हर वक्त गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की तरफ ही काम कर रहा है। तो जब ये पत्थर इसके पीक पॉइंट पर होगा उस समय भी गुरुत्वीय त्वरण किधर काम कर रहा होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इस समय देखो, इस समय वस्तु का वेग कितना है, 0। क्या गुरुत्वीय त्वरण 0 हो गया क्या? नहीं, इसका मान तो अभी भी कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जब ये पत्थर अपनी पीक पर पहुंचा था उस समय इसका वेग तो 0 हो गया था, लेकिन उस समय इसका गुरुत्वीय त्वरण यानी कि त्वरण 0 नहीं होता, त्वरण नॉन 0 था, नीचे की तरफ काम कर रहा था। इसका मतलब ऐसा संभव है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि वेग तो 0 हो और त्वरण नॉन 0। तो क्वेश्चन है क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर देंगे यस, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। ऐसा कब हो सकता है? तो देखना, पहले पत्थर किधर गति कर रहा था, ऊपर की तरफ, बाद में पत्थर किधर गति कर रहा है, नीचे की तरफ। ये ऐसा कब हुआ था? जब पत्थर ने मुड़ाव लिया यानी कि दिशा को परिवर्तित किया। तो ऐसा होता है, कब होता है ऐसा? दिशा परिवर्तन के समय। कब होता है? दिशा परिवर्तन के समय। तो दिशा परिवर्तन के समय ऐसा होता है कि वेग तो कितना होता है, 0, और त्वरण कितना होता है, नॉन 0। ओके, बहुत ही प्यारी बात यहाँ से पता चली कि दिशा परिवर्तन के समय वेग 0 हो जाता है, त्वरण नॉन 0 रहता है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, गति के समीकरण। अब देखना, त्वरण आपने पढ़ा, त्वरण दो तरह से होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो जो असमान त्वरण होता है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसमें समाकलन अवकलन किया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होता, कॉम्पिटिटिव में, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में होता है ना। अब दूसरा जो होता है एक समान त्वरण, ये एक समान त्वरण क्या होता है? जिसमें त्वरण की वैल्यू चेंज नहीं होती, त्वरण नियत रहता है। एक समान त्वरण से जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसमें अपन गति के समीकरण अप्लाई करते हैं, गति के समीकरण लागू करते हैं। तो देखना, गति के समीकरण कब लागू होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। गति के समीकरण केवल और केवल तभी लागू होते हैं जब वस्तु कैसे गति करे, वस्तु नियत त्वरण से गति करे। किससे गति करे? नियत त्वरण से गति करे, तभी गति के समीकरण लागू होते हैं। अब देखना क्या होता है समीकरण, ये समीकरण 3 होते हैं, आपको याद रखने होंगे। कोई वस्तु को मैंने ऐसे मान लो पत्थर को फेंका, तो प्रारंभ में जिस वेग से फेंका उसको अपन प्रारंभिक वेग स्मॉल u बोल देंगे। कुछ समय बाद जो इसका वेग होगा या अंतिम वेग जो होगा इसको v बोलेंगे। समय को अपन t बोलेंगे, और यहाँ पर जो विस्थापन या दूरी तय कर रहा है इसको s बोलेंगे, और जो त्वरण है इसको a बोलेंगे। तो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी वस्तु को हमने फेंका, तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग स्मॉल u तथा नियत त्वरण स्मॉल a से गति कर रही है, ऐसा फेंक दिया, गति कर रही है, गति करती है, तो सबसे पहली बात t समय के बाद वस्तु का वेग कितना होगा? तो t समय के बाद वस्तु का वेग कितना होगा? v बराबर u प्लस at। t समय बाद वस्तु का वेग कितना होगा? v बराबर u प्लस at। यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, और t क्या है? समय। ओके, ये समय, ये त्वरण, ये से बोल ही दिया त्वरण यहाँ पर, ये क्या है? प्रारंभिक वेग, ये यहाँ पर बोल ही दिया, और ये क्या है? अंतिम वेग। तो कोई भी वस्तु अगर गति करती है, उसको आप फेंकते हो, उसको आपके पास प्रारंभिक वेग है, आपके पास त्वरण है, आपके पास समय है, तो आप उसका अंतिम वेग निकाल सकते हो। एक और बात, t समय के पश्चात वस्तु द्वारा तय विस्थापन यानी कितनी दूरी चली, इस दूरी को आपको निकालना है। तो इसका सूत्र क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है? s जो है विस्थापन है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय, हाफ a क्या है? त्वरण, और t का स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर। तो आपको दूसरा समीकरण याद रखना है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा देखना, वस्तु द्वारा s विस्थापन तय करने के पश्चात वस्तु का वेग, वस्तु s विस्थापन तय कर ले तो उसके बाद वस्तु का वेग कितना होगा? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखना, ये समीकरण आपके लिए नए नहीं है, आपने ये समीकरण पहले भी पढ़े। कहाँ पढ़े? छोटी क्लासों में, 9वीं 10वीं में इनका डेरिवेशन भी किया होगा, ग्राफ से भी निकाले होंगे, दूसरे तरीके से भी निकाले होंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने फिजिक्स में भी 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे। तो आपको बस ये 3 समीकरण याद रखने, इनका डेरिवेशन में नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि डेरिवेशन से अपने मतलब नहीं है, क्लास चली जाएगी और मतलब कुछ नहीं लगेगा। अपने को सीधे सीधे क्वेश्चन करने हैं इनके ऊपर, तो अपने को सीधा सीधा याद होना चाहिए। कोई वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका, तो अगर पूछ ले t समय बाद इसका वेग कितना होगा, तो v बराबर u प्लस at। उसको पूछ ले जो है t समय बाद ये कितनी दूरी या विस्थापन तय कर लेगी, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये पूछ ले वस्तु s विस्थापन तय कर लिया, तो इस समय इसका जो अंतिम वेग होगा वस्तु का कितना होगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखना, आप बोलोगे भैया हमको क्या पता चलेगा किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना? तो देखना, अगर आपको समय देकर के विस्थापन पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको समय नहीं दे रखा है और आपको अंतिम वेग पूछ रहा है, तो आप ये वाला लगा दो। यानी आपको देखना आपको दे क्या रखा है, जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो हो गए वो फॉर्मूले जो आप किताबों में पढ़ते हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है जो भी आप पढ़ते हो, वो अपन सीख लेते हैं। हाँ, एक राज की बात है, क्या है जो फॉर्मूला में बता रहा था, यदि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी और विस्थापन, nवें सेकंड में, ओके, nवें सेकंड में, nवां सेकंड क्या होता है समझना।
देखना अभी मैं जो बता रहा था ना आपको, मान लो किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका और कुछ समय बाद, मान लो t समय बाद ये वस्तु यहाँ पर पहुंच गई और इसका प्रारंभिक वेग u से फेंका और यहाँ पर इसका वेग v हो गया। तो यहाँ पर इसने s दूरी चली, कितनी दूरी, s दूरी है, विस्थापन तय किया। तो आपको पूछ ले s कितना होगा, तो आप s कैसे निकालोगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो टोटल दूरी की बात होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं पूछता, अलग तरीके से पूछता है, जिसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करती है प्रारंभिक वेग u से और यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 14 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 14 सेकंड। तो 14 सेकंड में मान लो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक मान लो चल रही है और ये मान लो कि 15 मीटर दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी, 15 मीटर। तो हम बोल देंगे इसका विस्थापन कितना हुआ, 14 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय की, s विस्थापन कितना हो गया, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर क्या है, 14 सेकंड में चली गई दूरी। कितने सेकंड में, 14 सेकंड में चली गई दूरी। अब कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि 14वें सेकंड में कितनी चली, तो यहाँ से यहाँ तक इसको 13 सेकंड हुए होंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 सेकंड में चली और ये जो हिस्सा होगा ये इसका 14वां सेकंड होगा। कौन सा सेकंड, 14वां सेकंड। ओके, तो 14वें सेकंड में चली गई दूरी 15 मीटर होगी क्या, नहीं होगी। ये हो सकती है 2 मीटर चली हो, 3 मीटर चली हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब 14वें सेकंड में चलना अलग बात है और 14 सेकंड में चलना अलग बात है। तो इस तरह से किसी nवें सेकंड की, या जैसे 14वें सेकंड की पूछी, ऐसे किसी nवें सेकंड की दूरी पूछ ले तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, Sn बराबर u प्लस a/2 2n - 1। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप याद रख सकते हो अगर कभी कभी दिख जाए क्वेश्चन तो, लेकिन ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिछले वाला इंपॉर्टेंट था। इससे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका डेरिवेशन भी होता है, अपन क्या करते हैं यहाँ पर n सेकंड टोटल काउंट करते हैं, n-1 से निकालते हैं। इसका डेरिवेशन मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन बताना मतलब वीडियो को लंबा करना, जिससे मतलब कुछ नहीं। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर u प्लस a/2 2n - 1। यहाँ पर n क्या, अगर आपको बोल देंगे एक वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, त्वरण इतना है और ये 14वें सेकंड में कितनी चल रही है, तो यहाँ पर 14 रख दोगे, 14 × 2 - 1 इस तरह से करके निकाल लोगे। ऐसा बोलते 15 सेकंड में चलती है तो यहाँ पर n का मान जो आपको nवां सेकंड दे रखा वो n की वैल्यू यहाँ पर धर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गई आज की बात। ये फॉर्मूला के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखना, एक वस्तु प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड तथा नियत त्वरण 2 प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड तथा नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करती है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, ये चीजें ज्ञात करनी है। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय दूरी। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 सेकंड में वस्तु कितनी चलेगी। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। एक वस्तु प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग यानी u कितना दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती है तथा नियत त्वरण a कितना दे दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था गति के समीकरण तभी लागू होते हैं जब त्वरण कैसा हो, नियत यानी कि अपरिवर्ती हो। यहाँ पर बोल दिया नियत त्वरण, तो गति के समीकरण लगेंगे। ऐसा दे रखा है, तो 4 सेकंड में सोल्यूशन नंबर 1 करते हैं। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय विस्थापन, तो विस्थापन पूछा है और दे क्या दिया, समय। 4 सेकंड में यानी अपने को t दे दिया और क्या पूछा है, s। t दे करके क्या पूछा है, s विस्थापन पूछा है। तो 4 सेकंड में वस्तु का विस्थापन कितना होगा, आप सोच सकते हो कितना होगा। तो s और t एक साथ किस फॉर्मूले में आते हैं, तो आप सोच सकते हो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें सारी चीजें आ रही है, s भी आ रहा है, u भी आ रहा है, t भी आ रहा है। जो अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए, विस्थापन s निकालना है। तो s बराबर ut, u क्या है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 5, तो 5 इंटू t का मतलब समय, समय कितना बोला, 4 सेकंड, तो ये रहा 4 प्लस हाफ a का मतलब क्या है, त्वरण कितना दिया है, 2, ये रहा 2 इंटू t का स्क्वायर, t कितना है, समय 4 सेकंड, तो ये 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 5 चौक 20 प्लस 2 से तो 2 कट गया और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना निकल के आएगा, 36 मीटर। तो 4 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, 36 मीटर दूरी तय करेगी। ओके, 4 सेकंड में वस्तु 36 मीटर दूरी तय करेगी। आ गया समझ में, कितना इजी है। देखो आपने 3 समीकरण याद किए, 3 समीकरण याद किए और आपको देखना आपको जानकारी क्या दे रखी है, जो दे रखी है वो निकालना हो, उसमें आप धर दो, फॉर्मूला लिख के धर दो, आसानी से आंसर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, चौथे सेकंड में वस्तु द्वारा तय विस्थापन। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने इसलिए दिया ताकि आपको nवां सेकंड और n सेकंड का मतलब समझा सकूं। जैसे मैंने बोला 14 सेकंड में अभी कितना चली थी और 14वें सेकंड में कितना चली थी, वैसे ही क्वेश्चन दिया है मैंने। यहाँ पर चौथे सेकंड में अब पूछ रहा हूँ, पहले कितना पूछा, 4 सेकंड में कितनी चली, तो 4 सेकंड में तो 36 मीटर चली, चौथे सेकंड में कितनी चली। तो चौथे सेकंड में सोल्यूशन नंबर 2 करेंगे अपन। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वो दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, राज वाला फॉर्मूला, वो लगाएंगे। क्या, Sn बराबर u प्लस a/2 2n - 1, ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था।
इसको लगाएंगे तो एस एन कौन सा सेकंड पूछा, चौथे सेकंड, यानी S4 चौथे सेकंड की दूरी बराबर यू, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो ये रहा 5 प्लस a/2, a कितना है 2, तो ये रहा 2 बटा हुआ 2, 2 इंटू एन, एन क्या है nवां सेकंड, कौन सा सेकंड पूछ रहा है, चौथे सेकंड, तो यहाँ पे 4 रख देंगे -1। तो आप देखना 5 2 से 2 गया, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 ये हो गया 12। ओके, तो 12 मीटर चला, चौथे सेकंड में कितना चला, 12 मीटर। अब आप समझ सकते हो दोनों का मतलब, एक ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें मतलब समझ में आ जाए। एक वस्तु जो होती है ये आप देखना कि 4 सेकंड में तो कितना चलती है, 36 मीटर चलती है, और चौथे सेकंड की बात करें तो चौथे सेकंड में कितनी चल रही है, केवल 12 मीटर चल रही है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितना ईजी है, nवां सेकंड और n सेकंड, n सेकंड मतलब कुल और nवां सेकंड मतलब जो लास्ट वाला है जो बोल रखा है। ओके, ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखना कितने समय बाद वस्तु का विस्थापन 150 होगा। पहले देख लेते हैं जानकारी क्या है, u कितना दे रखा है आपको 5 और आपको a कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और यहाँ पर क्या पूछा है कितने सेकंड बाद, कितने समय बाद, समय का मतलब t, तो यहाँ पर t की बात कर ली और s की बात कर ली, t पूछा है और s की बात कर ली, तो s और t एक साथ किस फॉर्मूले में आते हैं, कितने समय बाद इसका विस्थापन 150 होगा। तो देखना अभी सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, आपको कितने फॉर्मूले याद है, 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले में देखो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें s और t एक साथ आ रहे हैं, तो दूसरा वाला फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at²। ओके, ये वाला फॉर्मूला। इसमें पूछ रहा है कितने समय बाद विस्थापन 150 होगा, यानी विस्थापन तो पहले से दे दिया, कितना दे दिया 150 दे दिया, बराबर u प्रारंभिक वेग कितना है 5 और t हमको निकालना है, तो यहाँ पर t लिख देते हैं, प्लस 1/2 इंटू त्वरण a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रहा 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 से तो 2 गया, ये हो गया 150 बराबर 5t प्लस t²। इन सबको एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा t² प्लस 5t, और ये 150 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 150 बराबर कितना हो गया 0। इस चीज को आप देखो तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, क्या बन गई, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में जिसमें आप तुलना करो तो a बराबर कितना होता है 1 और b बराबर कितना दे रखा है 5 प्लस का, और c बराबर कितना माइनस का 150। अरे आपने छोटी क्लास में पढ़े होगे ना सीधे सूत्र, इसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो xt, यानी कि अपने को तो x की नहीं निकालनी, अपने को तो t की निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो -b, माइनस कितना है 5, b की वैल्यू कितनी है +5 की, लेकिन माइनस लगाना था माइनस, प्लस माइनस √b², तो b² है किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप a की वैल्यू देखो तो a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है माइनस का 150, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर अपने को t की वैल्यू निकालनी है, t बराबर -5 प्लस माइनस √b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी थी माइनस का 150, ओके, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर आप t बराबर कैलकुलेट करोगे तो -5 प्लस माइनस √ ये देखना 4 इंटू माइनस का 150 कितना हो जाएगा माइनस का 600 और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखना 600 प्लस 25 कितना हो जाएगा 625, तो √ 625। तो आप जानते हो 625 किसका अंडर रूट होता है, तो आपको पता है 25 का होता है, तो डायरेक्ट अपन में लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते पूरा कर दो 625 अपॉन में 2a। अब देखना यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, एक बार आपको वैल्यू माइनस में लेनी होती है, एक बार प्लस में लेनी होती है। तो अगर आप माइनस में वैल्यू लेते हो तो ये माइनस का 25 और इधर ये माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 30 बटाव में 2 a की वैल्यू तो वैसे एक ही थी, बटाव में 2 करोगे तो ये जो आप अगर माइनस वाली वैल्यू लेते हो तो आंसर निकल के आएगा -15। तो क्या -15 संभव हो सकता है, समय कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब अपन माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, अपन प्लस वाली लेंगे। तो t बराबर -5 और प्लस कितना ले लेंगे 25 बटा हुआ 2, तो ये कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेकंड। तो समय की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकंड। अब आपको इतना अजीब लग रहा हो कितनी भारी कैलकुलेशन है, तो भैया जी ये कैलकुलेशन तो ऐसी थी, आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक जिसमें गुणनखंड होते हैं उसमें लगती है। जैसे 150 है तो आपको इस 150 के इस तरह से टुकड़े करने कि जोड़ो तो प्लस का 5 आ जाए और जोड़ो तो प्लस का 5 आ जाए और गुणा करो तो 150 आ जाए माइनस का। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, अगर आप -15 और प्लस का 10 लेते हो तो -15 और प्लस 10 जोड़ते हो कितना आता है माइनस का 5, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो अपन क्या करते हैं उल्टा करते हैं, जस्ट अपन करते हैं प्लस का 15 और माइनस का 10 लेते हैं।
तो प्लस का 15 माइनस का 10 को आप जोड़ो तो कितना आ जाता है, प्लस का 5 जो कि बीच का है, प्लस का 5 बीच में। ओके, इन दोनों गुणा करो कितना आ जाता है, माइनस का 150। इस तरह से टुकड़े हो रहे हैं तो देखना इनके चिन्ह चेंज कर दो, वही आपका आंसर होगा। यानी माइनस को तो क्या बोल दो प्लस, और प्लस को क्या बोल दो माइनस, इनके चिन्ह चेंज कर दो। चिन्ह बदले तो ये हो गया माइनस का 15 और ये हो गया प्लस का 10। यही आपकी टी की वैल्यू आ गई। टी के दोनों आंसर आपके पास आ गए। क्या समय ऋणात्मक हो सकता है, नहीं, तो ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस का 10। जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी निकाला है -15 प्लस 10 आया, तो अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो वीडियो को आप फिर से देखना एक बार, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वस्तु का विस्थापन बताओ जब इसका वेग कितना हो 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या बताना है, विस्थापन, और दिया क्या है, वेग। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें s और v एक साथ आ रहे हो। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, उसमें तीसरा वाला कौन सा था, v² बराबर u² प्लस 2as। सॉल्यूशन नंबर 4 कर रहे हैं ना, तो 2as। अब बोलो इसके अंदर आपको v और s एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। अपने को निकालना है क्या है, s, तो इस v को इधर भेज दो, 2as बराबर v² माइनस u²। अपने को s निकालना है तो s बराबर v² माइनस u² बटाओ में 2a। ओके, बराबर v², v कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस u² u कितना है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बटावा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2। ये क्या होगा 75 बटावा 4, काट लो कितना आ जाएगा 18.75। ये आएगा क्या, कैलकुलेट कर लेना आंसर, ये क्या हो जाएगा मीटर। हाँ जी, तो ये हो गया आपका लास्ट वाला आंसर। तो इस तरह से आप फॉर्मूले लगा के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये हो गई भैया जी आपकी बातें गति के समीकरणों की। अब देखना, अब मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, एक और चीज आती है इसके अंदर, लेकिन मैं इसमें वैसे ही समझा रहा हूँ, आप समझना। आपने 3 समीकरण पढ़े, क्या पढ़े, v बराबर u प्लस at, दूसरा पढ़ा s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा आपने पढ़ा v² बराबर u² प्लस 2as। ओके, ये कब लगाते हैं, जब त्वरण कैसा हो, नियत हो। अब अपन बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र में, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मतलब नियत है। तो क्या इन समीकरणों में अपन ये गुरुत्वीय त्वरण वाले मामले भी हल कर सकते हैं, यानी इस दिशा में गति हो रही थी ना, उसको आप हल कर रहे थे, क्या इस दिशा में अगर किसी को गति कराए और गुरुत्वीय त्वरण काम करे तो क्या उनको भी अपन हल कर सकते हैं फॉर्मूले को यहाँ से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर इन फॉर्मूलों में एक ही जगह क्या रखेंगे, जी, यानी पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस gt, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ gt², और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gs। ओके, अब यहाँ पर चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, मतलब इसमें क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण के चिन्ह का ध्यान रखना होता है, कब वेग और त्वरण समान दिशा में, कब वेग और त्वरण अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग इनके चिन्ह चेंज होते हैं। तो वो आपके सिलेबस में इतना आता नहीं है, कॉम्पिटिटिव में इतना नहीं पूछते, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में इनके पूछ सकते हैं, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी, यहाँ पर हमारा गति वाला चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका उत्तर, क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। कल फिर से हम बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में। तो कल फिर से एक बायोलॉजी की क्लास लेंगे। बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक लेना है ये भी आप कमेंट करके बताएं, जो आप बताओगे वही टॉपिक लिया जाएगा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।